हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज 10 जून हो गया, सुबह के 8:36 हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 ये आपको कब मनाया जाता है? आपको 7 जून में मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। घोषणा इसकी कब होती है? 2018 में होती है। इसकी थीम क्या है? 2024 का थीम क्या है? फूड सिक्योरिटी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। वर्ल्ड फूड डे 16 को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। एंड 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए इसको वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। फाओ की स्थापना होती है। वर्ल्ड इसकी हेडक्वार्टर आपको रोम देखने को मिलेगा, इटली की राजधानी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, 16 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है। फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फाओ का हेडक्वार्टर आपको इटली में दिख रहा है। फाओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया जाता है, 2013 का, ठीक। वर्ल्ड मिल्क डे, क्या फर्स्ट टाइम आपको वर्ल्ड मिल्क डे आपको 1 जून, और राष्ट्रीय मिल्क डे आपको 26 नवंबर में है। तो 26 नवंबर में क्या, राष्ट्रीय मिल्क, एंड वर्ल्ड मिल्क डे आपको 1 जून मनाया जाता है, ठीक। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, क्या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, ठीक। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आपको 14 जून को देखने को मिलेगा, ठीक। कॉल लैंडस्टीनर ने इसको बनाया था। तो कितने आपको ABO सिस्टम दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का कौन सा सिस्टम दिया था? ब्लड ग्रुप A, B और O दिया था। इंटरनेशनल योगा दिवस आपको 21 जून 2015 को पहली बार मनाया जाता है, और इसके बाद 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपको 23 जून को इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक का 1894 को, ठीक। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब जीतने वाला किसने हासिल कर लिया? विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी आपको माइक्रोसॉफ्ट USA का है, जिसका वैल्यू $3.14 ट्रिलियन है। कितना है? 3.14 ट्रिलियन। एनवीडिया कंपनी USA की है, ये सेमीकंडक्टर निर्माण करती है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3.06 ट्रिलियन वैल्यू। स्थापना 1993 में होती है। कौन सी की बात कर रहे हैं? पहला तो माइक्रोसॉफ्ट है, जो विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, USA की। दूसरा एनवीडिया कंपनी है, USA की, ठीक। एप्पल कंपनी तीसरे नंबर पे, ठीक। अब देखो कुछ भारत की इम्पोर्टेंट रैंकिंग है, जिसमें भारत की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगा। करप्शन में 93 रैंक है भारत का। साइबर क्राइम में 10th रैंक है। फायर पावर में भारत 4थे रैंक पे, ठीक, मिलिट्री में, ठीक। थर्ड यूनिकॉर्न में थर्ड है। क्यों? क्योंकि US चाइना के बाद इंडिया जो है तीसरे नंबर पे, ठीक। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में आपको देखने को मिलेगा 2nd रैंक है, क्योंकि पहला चाइना का है। पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंक है इंडिया का, ठीक। जेंडर गैप इंडेक्स में आपको 127th रैंक है। प्रेस और फ्रीडम इंडेक्स में आपको 159 देखने को मिलेगा, इंडिया का रैंक है। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 रैंक है, ठीक। इसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी गैप में आपको 108 देखने को मिलेगा। हंगर में इंडिया की रैंक 111 है। यात्रा एंड पर्यटन में आपको 39th रैंक देखने को मिलेगा। तो ये विश्व की इंडिया का अलग अलग
इंडेक्सोस में इसका रैंक है इंडिया का। तो करप्शन में भारत का 93, साइबर क्राइम में 10th है, फायर पावर में 4th रैंक है, एंड यूनिकॉर्न्स में आपको देखने को मिलेगा इंडिया का 3rd रैंक है यूएस चाइना के बाद। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में आपका 2nd रैंक है इंडिया का। पीस और हैप्पीनेस में 126 है, जेंडर में आपको 127 याद कर लीजिएगा। पीस और जेंडर में 126 और 127। प्रेस में 159 है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। जेंडर इनक्वालिटी में 108 है। जो जेंडर इनक्वालिटी कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। हंगर इंडेक्स में आपको 111। टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स में, टूरिज्म एंड ट्रैवलर में 39 रैंक। भारत की पहली एस्ट्रोटम पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया? तो नक्षत्र सभा भारत की पहली एस्ट्रोटिज्म पहल है। ये स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड मसूरी में, जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे। एंड इसका उद्देश्य क्या है? एस्ट्रोटिज्म को बढ़ावा देना। एस्ट्रोटिज्म में ग्रह, स्टार, गैलेक्सी, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों को। देश की पहली आपातकालीन चिकित्सा कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक, इसका एम्स भीष्म आगरा। ठीक, काला पानी आपको देखने को मिलेगा। और नेपाल, भारत नेपाल के बीच में विवाद है, लिपू लेक विवाद है जिसको बोलते हैं। ये काला पानी का बॉर्डर आपको उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिला में, यूपी उत्तराखंड का कौन सा है? पिथौरागढ़ जिला जो है काला पानी से बॉर्डर लगता है। मतलब नेपाल का ये उत्तराखंड होगा, ये नेपाल। यहाँ पे आपको पिथौरागढ़ जिला है और यहाँ पे आपका काला पानी। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसी के साथ मैं कुछ और नेशनल पार्क बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक आपको देखने को मिलेगा बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा। तो ये कर्नाटका में पाया जाता है। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। बांदीपुर, बांधवगढ़, नागरहोल, ये आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक, सिरोही कहाँ पे पाया जाता है? तो सिरोही आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में देखने को मिलेगा। सिरोही कहाँ पे देखने को मिलेगा? मणिपुर में देखने को मिलेगा। ठीक, किश्तवेश्वर नेशनल पार्क। किश्तवेश्वर नेशनल पार्क, किश्तवेश्वर नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, किश्तवेश्वर नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोलेन नेशनल पार्क। मोलेन नेशनल पार्क कहाँ पे? गोवा में है। मोलेन नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? गोवा में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। जैसे सिरोही आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो सिरोही आपको देखने को मिलेगा आपको सिरोही मणिपुर में। मणिपुर में। लोकतक भी मणिपुर में। लोकतक भी मणिपुर में आपका। किश्तवेश्वर कहाँ पे? किश्तवेश्वर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? हेमिस का लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। मोलेन कहाँ पे? मोलेन आपका गोवा में देखने को मिलेगा। ठीक, गोनिडी आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक, शिवपुरी हो जाएगा। शिवपुरी आपको देखने को मिलेगा आपका एमपी में। वन विहार आपको देखने को मिलेगा यूपी में। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे? वैली ऑफ फ्लावर आपको यूके में। एंड साइलेंट वैली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? केरला में। साइलेंट वैली को वैली ऑफ फ्लावर से कंफ्यूज मत कीजिए। साइलेंट में याद कर लीजिए। केरला वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं
तो उनके सामने कोई बोलता नहीं, साइलेंट हो जाता है। तो केरला में क्या होता है, केरला में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। एक और है वैली, कांकर वैली है, कांकर वैली और इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कांकर वैली और इंद्रावती आपको कहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को। एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करा देता हूँ, कहाँ पे है ये। तो साइलेंट वैली आपको देखने को मिलेगा केरला में। नागरहोल, बंदीपुर, बानघट्टा, दांडेल, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नागरहोल, बंदीपुर, बानघट्टा, दांडेल, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। गिंडी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पे सैडल पिक एंड बटन, अंडमान निकोबार में। सिरोही और कैबिल लमजाओ, ये दोनों आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा आपको देखने को मिलेगा आसाम में। वैली ऑफ फ्लावर को साइलेंट वैली से कंफ्यूजन मत करिए। वैली ऑफ फ्लावर आपको उत्तराखंड में, और कॉर्बेट भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। दुधवा यूपी में आपको देखने को मिलेगा। शिवपुरी, वन विहार, सतपुरा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, ये आपको मध्य प्रदेश में। बेलावडर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात में आपको गिर, वेलावर, लिटिल रन ऑफ कच्छ, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सब आपको नेशनल पार्क आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में कौन कौन, डेजर्ट, सरिस्का, रणथंभौर हो गया। गुजरात में कौन सा है, लिटिल रन ऑफ कच्छ, वेलावदर, गिर, ये आपको देखने को मिलेगा। मोलेन गोवा में है। इश्वेका और कांका, इश्वेका आपको आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु, तेलंगाना में देखने को मिलेगा। इश्वेका आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। कांकर वैली, इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांकर वैली और इंद्रावती, ठीक। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट है। सडल पिक बटन अंडमान निकोबार में, सडल पिक बटन अंडमान निकोबार, सडल पिक बटन अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो यूएस बिल पारित हो गया, यूसीसी बिल में क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल में, डीपीएसपी में आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 44 में बताया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी का आर्टिकल 44 है। उत्तराखंड पहला हो गया राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित हो गया, ठीक। पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित हो गया उत्तराखंड। ये आपको हेरिटेज के माध्यम हेरिटेज में, डाइवोर्स में एक ही बिल, मतलब एक ही सिविल कोड होना चाहिए। इसके लिए हेरिटेज, डाइवोर्स, एडॉप्टेशन के लिए अलग अलग, धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है, ठीक। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आपको ध्यान में रखना है। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस, प्रिपेयर फॉर द लाइफ। भारत का पहला 10 ट्रिलियन पार करने वाला हो गया। 1 मिलियन में 10 का पावर 6 होता है, मिलियन में 10 पे पावर 6 होता है, बिलियन में 10 पे पावर 9 होता है।
एंड ट्रिलियन में 10 पे पावर कितना होता है? 12 होता है। 10 पे पावर कितना होता है? 12 होता है। तो मिलियन में 6 हो गया, 6 9 12, 6 9 12 याद कर लीजिएगा। मिलियन में 6 होगा, बिलियन में क्या होगा? 10 पे पावर 9 होगा, और ट्रिलियन में 10 पे पावर 12 हो जाए। इम्पीरियल बैंक 1921 में बनता है, जिसको बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को मिला करके फिर गोरेवाला समिति होती है 1955 में, उसमें SBI बनता है और उसका हेडक्वार्टर आपको नरीमन हाउस मुंबई देखने को मिलेगा। तो कोलेट्रल बॉन्ड क्या होता है? कोलेट्रल बॉन्ड SBI को अधिकृत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है? बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? कोलेट्रल इलेक्टोरल बैन। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में एक चीज़ याद कर लीजिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड कौन करता है? SBI जारी करता है। इलेक्शन में चंदा देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है SBI। 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। भारतीय बीमा विनिमय संस्था किसको? इंडियन IRDAI, जिसको इंडियन IRDAI तो भारतीय बीमा विनियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1980 में होता है। ठीक, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण होता है, RBI का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1994 को होता है, 1949 को होता है। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। फिर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में इंदिरा गांधी ने करती। फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में करते। किस राज्य में पक्षी अभिग्रहण नागी और नकटी को रामसार सूची में शामिल किया गया? पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट में। रामसर ईरान में कैस्पियन सागर के किनारे है, और रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को होता है, और ये प्रभावी रूप से लागू कब होता है? 1975 का। तो रामसर ईरान का शहर है, वहाँ से रामसर कन्वेंशन स्टार्ट होता है, और 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन 1971 को शामिल होता है। भारत रामसर में कब शामिल होता है? 1982 में। 1982 में भारत रामसर में कन्वेंशन को शामिल होता है। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको UK में है। कितना है? 175 रामसर साइट है। ठीक, UK ब्रिटेन भी उसको बोलते हैं। नागी पक्षी अभिग्रहण और नकटी बिहार में इसको शामिल किया गया है रामसर साइट में, और वर्तमान में कितना हो गया? 82 रामसर साइट हो गए। कितने हो गए? 82 हो गए। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, 16 है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? UP है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42 है टोटल, 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और 1 मिक्स हेरिटेज साइट है। तो टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के कितने हैं? 42 है। 34 क्या है? नेचुरल है। 34 क्या है? कल्चरल है। 7 क्या है? नेचुरल, और एक क्या है? मिक्स। जो मिक्स है उसका नाम कंचनजंगा क्या है? मिक्स हेरिटेज साइट। ठीक, नवीनतम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा होयसलेश्वर मंदिर है, शांति निकेतन मंदिर है, धौलावीरा और रामप्पा मंदिर। तो रामसर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका 42वां कौन सा है? 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला होयसलेश्वर मंदिर है। इसके बाद शांति निकेतन मंदिर 41 नंबर का है। धौलावीरा गुजरात में है।
आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट भी है, तो इसको 40th नंबर का, 40वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाएगा। तो आपको याद करना है कि कष्टेश्वर, इसको रमप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, 39 नंबर का। ठीक। अमूर्त विरासत कितने हैं, तो 15 है। नवीनतम में आपको देखने को इनहेरिटेंट बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें गरबा डांस आपको देखने को मिलेगा। ये 14वां 40th जो था वो दुर्गा पूजा भी था। जो दुर्गा पूजा हम मनाते हैं उसको अमूर्त विरासत में इनटेंजिबल हेरिटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल हेरिटेज, ऐसी हेरिटेज जिसको हम टच नहीं कर सकते बट वो विरासत है हमारा, उसको इनटेंजिबल अमूर्त विरासत बोलते हैं। तो अमूर्त विरासत में 15वां नंबर पे कौन सा हो गया? गरबा डांस है। गरबा डांस आपको पता ही है। इसके बाद 14th नंबर पे क्या है? दुर्गा पूजा। जो हम दुर्गा पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं, वो 14 नंबर का इनटेंजिबल विरासत हो गया, इनटेंजिबल हेरिटेज हो गया। ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व की बात में करें तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 12 है, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल हो। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में टोटल बायोस्फीयर कितने हैं? भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर है, जिसमें 12 को यूनेस्को में शामिल किया। अभी नवीनतम 12वां जो है, जो यूनेस्को में शामिल करने वाला नवीनतम था, वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब पन्ना बायोस्फीयर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है जो यूनेस्को में शामिल किया जाता? तो वो नीलगिरी है। नीलगिरी आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु आपका कर्नाटका और केरला के बॉर्डर से मिलता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? सबसे बड़ा बात, एक ऐसा स्थल और संवेदनशीलता वाला स्थल है, प्लस कमी खतरा अधिक है। इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में केवलादेव भरतपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में। केवलादेव कहाँ पे? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर। लोकटक नेशनल पार्क, कैम्बिल अमजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, इसको याद कर लीजिए। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या होता है? एक ऐसा स्थल होता है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता को दिखाता है, कमी और खतरा को दिखाता है। इसमें भारत के केवलादेव भारत का राजस्थान में, भरतपुर में, लोकटक झील मणिपुर में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में आम चुनाव 2024 में कुल कितने % मतदाता हुए थे? तो 65%, 65.79% हुए थे। 2019 में कब कितने % हुए थे? 69.40%। ये कमी क्यों है? इतना ज़्यादा गैप का कारण है कि भीषण गर्मी की वजह से आपको कमी देखने को मिली। तो 2024 में सर्वाधिक मतदाता कहाँ से हुए थे? लक्षद्वीप और असम से 84% आपको। सबसे कम आपको कहाँ पे? बिहार में आपको 56% एंड यूपी में 57% देखने को मिला। कुल मतदाता कितने थे? 64.2 करोड़ थे। सबसे अधिक वोटों से विजय किसको मिली है? तो शंकर लालवाणी को मिला है, इस 11.75 लाख मिला है। नोटा को कितना मिला है? 2. नोटा मीन्स नन ऑफ द एबव, उसको 2.1 लाख मिला है। सर्वाधिक जीतने वाला मुकेश दलाल है सूरत के, इनको सब निर्विरोध जीतने वाला इनको मुकेश दलाल। यूपी में सर्वाधिक सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ कौन सा नंबर के था? 18th नंबर। कितने चरणों में हुआ है? 7th चरणों में हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और अन्य लोग कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर संधू। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन का बात करते हैं तो इसमें ये मल्टी मेंबर बॉडी होता है। इलेक्शन कमीशन क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी होता है। आर्टिकल कौन सा? हमारे संविधान में आर्टिकल 324 दिया गया इलेक्शन कमीशन के बारे में। और इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमीशन
कमीशन होता है और 2 अदर इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? आपका राजीव कुमार है, और अदर इलेक्शन कमीशन जो है उनका नाम ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर सिंधु है। ठीक, इनको जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। इनको हटाने के लिए क्या हो गया? पार्लियामेंट में इनको क्या, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे क्या, उनके बराबर इनको क्या करना पड़ेगा? इम्पीचमेंट चलाया जाएगा, तब जाके इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 324 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की बात किया जाता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, जिसमें आपको राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू देखने को मिलेगा। ठीक, जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होती है। वो कमेटी में आपको देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और यूनियन मिनिस्टर होंगे। ये लोग क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को सजेस्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए, और तब जा कर के प्रेसिडेंट उनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन में लोकसभा की ऐसी पार्टी या ऐसी पार्टी जो सबसे ज़्यादा वोट पाई है दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो जो सरकार में होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वोट पाई है, या लीडर ऑफ अपोजिशन में जो भी में पार्टी होगी, उनका भी क्या होगा? इसमें रोल होगा इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट करने में। ठीक, इसके बाद जो हम देखते हैं, इसके बाद जो देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। एक तो फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? जो गवर्नमेंट क्या करती है उसका उस कमेटी का हेड होती है, जिसमें गवर्नमेंट के पास 1 रुपये 2 रुपये का नोट और सिक्के छापने का राइट होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में का हेड कौन होता है? RBI उसका देखभाल करते हैं। इसमें 6 मेंबर की कमेटी होती है, 3 RBI से होते हैं और 3 सरकार से होते हैं। तो 3 लोग 6 मेंबर में 3 RBI से होंगे, एक RBI का गवर्नर होगा जो हेड होता है। ठीक, और 2 और लोग होते हैं RBI से। और सरकार में आपको 3 गवर्नर 3 सरकारी आदमी होता है। तो ये 6 मेंबर मिलके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं। देश में महंगाई को कंट्रोल करना और महंगाई को बढ़ाना, ये सब चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। रेपो रेट बढ़ाना, रेट को बढ़ाना घटाना, इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना मेन कार्य है, जो उर्जित पटेल कमेटी ने बताई थी कि 2 से लेके 6% तक महंगाई होनी चाहिए। इसको 4 ± 2% भी कहते हैं। 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये 6% होगा, 4 में 2 माइनस कर देंगे तो ये 2% हो गया। मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको महंगाई आपका होना चाहिए 2 से लेके 6%। ये कौन सी कमेटी ने दी थी? उर्जित पटेल कमेटी दी थी। ठीक, रेपो रेट कितना परसेंट है? रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पे बैंक RBI जो है कॉमर्शियल बैंक को पैसे देते, RBI कमर्शियल बैंक को पैसे देते, वो रेट को रेपो रेट बोलते। वो 6% है। फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट को क्या इतना रखा गया। अब रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा? जब आप रेपो रेट बढ़ाते हो तो RBI जो पैसा है अदर कमर्शियल बैंक को, वो क्या कर देती है? अधिक चार्ज में पैसे देती है। जब अधिक चार्ज में पैसे देगी तो दूसरे कमर्शियल बैंक जो है दूसरे ग्राहकों को अधिक चार्ज में पैसे देंगे। जब अधिक चार्ज में पैसे देंगे तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। तो पैसे की कमी हो जाएगी तो महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए रेपो रेट को 6.5% रखा गया। रेपो रेट को फुल फॉर्म क्या होता है? रीपरचेजिंग ऑप्शन, या इसी को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जो दूसरे बैंक
कमर्शियल बैंक जो है कंज्यूमर को जिस रेट पे पैसे देते हैं उसको बैंक रेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट आपका 6.5% हो गया, तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को 6.5% दिया। अब कमर्शियल बैंक ने दूसरे ग्राहकों को 6.75% पे देते हैं, इसको बैंक रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 4.5% होता है। तो कैश जो है आरबीआई ने बोला है कि जो कैश रिजर्व है आपके पास होना चाहिए कुछ, सो दैट कि अगर कभी सिचुएशन गड़बड़ होता है तो आप अपने बैंक को मैनेज कर सकें। सो दैट्स वाई यू हैव टू कीप सम कैश इन योर रिजर्व। तो कैश रिजर्व रेशियो किसी भी बैंक को अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो 4.5% है। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इस सब को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। मान लीजिए महंगाई मार्केट में ज़्यादा है तो क्या करेगी? कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा? इससे मार्केट में पैसा कम जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो महंगाई को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मार्केट में महंगाई ही नहीं, बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है तो क्या कर देंगे? इसको रेपो रेट को बढ़ा देंगे। जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 आया था तो उस दौरान क्या किया गया था कि रेपो रेट को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। ठीक, सो दैट कि वी कैन इंक्रीज द मार्केट को हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट को हम लोग चला सके। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखिए गठन होता है 1 अप्रैल 1935 को। कब गठन होता है? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 1933 में इसको मुंबई में लाया जाता। पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। एंड आई डू वॉट एंड आई डू बुक, ये रघुराम गोविंद राजन का, इस किताब का नाम क्या है? आई डू वॉट आई डू बुक। ये आई डू वॉट आई डू, ये बुक का नाम रघुराम राजन जी ने इस किताब को लिखा था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? ये रोहित शर्मा। इन्होंने 600 छक्का लगाया है इस आयरलैंड के खिलाफ। क्रिस गेल दूसरे नंबर पे आते हैं, ये 553 छक्के लगाए। ठीक, फीफा क्वालिफाइंग मैच आपको देखने को मिलेगा भारत वर्सेस कुवैत में, जिसमें साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में आपको देखने को मिला। सुनील छेत्री अंतिम मैच था। सुनील छेत्री का क्या था? अंतिम मैच था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएस वेस्ट इंडीज और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। IPL 2024 पर्पल कैप हर्षल पटेल को, ऑरेंज कैप विराट कोहली को, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको विराट कोहली को ही दिया गया। ठीक, प्रवाह स्ट्रक्चर किसने विकसित किया है? ये डेवलपमेंट किया है इसरो ने किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तैयार किया गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ठीक, रॉकेट का डिजाइन तैयार किया जाएगा हवा की गति से, दिशा को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा? इसको प्रवाह सरफेस किसने तैयार किया है? इसरो ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? इसरो ने किया है। कहाँ से? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से तैयार किया। स्वाति पोर्टल किसके लिए? स्टेम के, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्वाति पोर्टल किसके लिए? स्टेम के लिए। संकलन ऐप किस लिए? NIA ने। संकलन है या NIA। ठीक, सारथी 2.0 सेबी ने। और सक्षम ऐप किसने जारी किया? इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने क्या, कौन सा ऐप जारी किया है? तो ये आपको सक्षम ऐप देखने को मिलेगा। ठीक, प्रवाह ऐप किसने करी है?
और सुआगतम सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट ऐप है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया जाता है? तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टेनिस के प्लेयर है नरसिंह सिंह को ये दिया गया है। इसमें स्टार्ट होता है ये पहली बार 2000 में, और इसकी जो राशि है आपको 50,000 देखने को मिले। पहली बार महिला टेनिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोहिणी लोखड़े को अवार्ड दिया जाता है टेनिस टीचर के लिए। कर्नल CK नायडू अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को देखने को मिलेगा। और मेजर ध्यानचंद का जो सात्विक और चिराग को देखने को मिलेगा। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था जो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आपको रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होता है। इसका पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता होता है, फिर इसको 1937 में बदल के मुंबई में रख दिया। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे RBI के पिछले जो गवर्नर थे उनका नाम रघुराम राजन था। रघुराम राजन ने, उनकी किताब का नाम है आई डू व्हाट आई डू। उनकी किताब का नाम है आई डू व्हाट आई डू। RBI बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर की कमेटी होती है। 3 RBI के गवर्नर होते हैं, मतलब 3 RBI से होते हैं और 3 गवर्नमेंट से होते हैं। इसका जो हेड होता कौन होता है? RBI। कार्य क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कैसे? 4 ± 2% रहेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। मतलब 2 से लेकर 6% तक महंगाई रहेगी तो इसको अच्छी महंगाई मानी जाती है। ठीक, रिपो रेट क्या होता है? रिपो रेट जो जिस बैंक पे हम कमर्शियल बैंक RBI से पैसे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस बैंक पे RBI कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है, ये RBI है, कमर्शियल बैंक हो गया, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, इसने बोला चलो हम RBI को दे देते, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है वो पैसा जो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? रिजर्व में रखते हैं, उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? रेपो रेट बढ़ा दो, रिजर्व रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो। बैंक रेट क्या होता है? वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? अपने कंज्यूमर को जो पैसे देते हैं उसको बैंक रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, अगर महंगाई घटी हुई है उसको क्या करना है? मार्केट को चलाना है तो रिजर्व रेशियो बढ़ा दीजिए। ये सब चीज़ें क्या करते हैं ना, आपको घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा? मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो इसको मार्केट चलना स्टार्ट करता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल क्या 324 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है। इसमें मल्टी मेंबर बॉडी होता है। मल्टी मेंबर बॉडी में चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और +2 अदर इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करते हैं। लेकिन रिमूव इनको करना है तो क्या कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जैसे उनको हटाया जाता है वैसे इनको। तो कैसे हटाया जाएगा? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इम्पीचमेंट चलती है पार्लियामेंट में, इम्पीचमेंट चलती है। स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास होगी तब जाके इनको, मतलब हटाना इनको बहुत मुश्किल है चीफ इलेक्शन कमीशन को। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फ्री बॉडी है, मतलब अपने इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक, तो ये हो गया इलेक्शन कमीशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया मल्टी मेंबर बॉडी। अब देखिए इनका जो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन को रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, लेकिन इलेक्शन कमीशन को रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं अगर उनका 6 या 65 साल में एज अगर बची हुई है, कोई भी एज बची हुई है तो उनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जा सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को हटाना हो तो चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कर देंगे? रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, तो इनको क्या कर दिया जाए? हटाया जा सकता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, तो ये चीज़ होता है इनका इलेक्शन कमीशन के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में मैंने बता दिया सब चीज़ें। आई होप यू गेट इट। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 बायोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में टोटल कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 12 क्या यूनेस्को में शामिल है। 12वां कौन था? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में। पहला कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहाँ पे? तमिलनाडु, कर्नाटका, इन तीनों को बॉर्डर पे देखने को मिलेंगे।
तो मॉन्ट्रियल रिकार्ड एक ऐसा जगह है जहाँ पे संवेदनशीलता है कमी खतरा अधिक होता है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भारत में केवलादेव, राजस्थान का लोकटक लेक, मणिपुर का ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इंटेंजिबल हेरिटेज कौन होता है? इंटेंजिबल हेरिटेज ऐसे हेरिटेज जिसको हम छू नहीं सकते। तो टोटल कितने इंटेंजिबल है? 15 हेरिटेज है। 14 कहाँ पे? 14 आपको 14वां नंबर पे आपको दुर्गा पूजा है, और पहला जो अभी 15वां नंबर पे गरबा डांस है। गरबा आपको शायद गुजरात में है, आई एम नॉट श्योर, आपको पता हो तो मैसेज करिए। गरबा डांस कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक। जो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टोटल कितने हैं? टोटल आपको 42 है। जो 42nd नंबर का था होयसलेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, आपको कर्नाटका में शायद है। एंड शांति निकेतन आपको बंगाल में, जो आपका शांति निकेतन मुझे लगता है कि हाँ बंगाल में ही है। शांति निकेतन बंगाल में, धोलावीरा आपका गुजरात में, रमप्पा टेम्पल इसको कलेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, ये भी आपको लगता है कर्नाटका में ही है। तो शांति निकेतन मुझे लगता है उनसे रिलेटेड है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा, बट एक बार फिर से आप सर्च करिएगा। ठीक। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 से टोटल 42 है। 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक मिक्स बोलते हैं जिसको कंचनजंगा मिक्स वाले में। ठीक। आज के भारत में रामसर साइट कितने हैं? रामसर दलदल भूमि को कहते हैं, और ये 82 है। पहला तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 16 है, और यूपी में आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा। ठीक। सो ये हो गया। 2 फरवरी को रामसर डे मनाया जाता है। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा 1969 में, और 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा 1980 में मनाया जाता है। ठीक। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया? बैन कर दिया, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी को क्या कर रहा था? वायलेट कर रहा था। SBI क्या करता है? 1000 से लेकर के 1 करोड़ के रूप में जो बॉन्ड बना के बेचता है, वो आपको तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में उसको खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को देना होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी उसका अपने पॉलिटिक्स के खर्चे में उसका यूज करती है। इंपीरियल बैंक 1921 बैंक ऑफ बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे को मिला करके बनता है। फिर इसको गोरेवाल समिति 1955 में SBI, इसका हेडक्वार्टर आपका नरीमन हाउस ऑफ मुंबई। ठीक। तो ये सब चीज़ें हो। हाँ, थैंक यू सो मच।